दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना है कि वर्ल्ड मिल्क डे विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हर साल ये दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है वर्ल्ड मिल्क डे और ये हर साल कब मनाया जाता है। हर साल ये 1 जून को मनाया जाता है, जिसका कि फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग इस दिवस की थीम की बात करें तो 2021 के लिए वर्ल्ड मिल्क डे की थीम हो जाएगी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। एक बार फिर से देख लेंगे, वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम हो जाएगी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन द न्यूट्रिशन। ये इसकी थीम हो जाएगी। अब दिवस वाले कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि मार्च महीने में हमने पढ़ा था कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है ग्लोबल रीसाइक्लिंग डे। इसके बाद में इसका जो थीम हो जाएगा ग्लोबल रीसाइक्लिंग डे का रीसाइक्लिंग हीरोज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया जाता है। हर साल 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है। ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका इस बार का जो थीम था वो था हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग्स। इसका थीम हो जाएगा। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है और इसका थीम हो जाएगी वी डिसाइड। इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे, यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे एक बार अच्छे से देख लेंगे। वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और ये वाला प्रश्न, ये दिवस का क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 22 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसकी थीम हो जाएगी वैल्यूइंग वाटर। ये इसका थीम हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम होगा द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ये इसका थीम हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है और इसका इस दिवस का थीम है द क्लॉक इज़ टिकिंग। द क्लॉक इज़ टिकिंग। इसका रिवीजन आप जरूर करेंगे, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के PDF मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसे ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश ने 2 बच्चों वाली नीति को ख़त्म कर दिया है और अब उस देश में 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो ऐसा डिसीजन हाल ही में चाइना देश में लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चाइना देश में 2 बच्चों वाली पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब आप समझिए हुआ क्या था दोस्तों। पहले एक चाइना का फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि अब चाइना में आप 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। 3 बच्चों वाली पॉलिसी को बहाल कर दिया गया है। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग चाइना की पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए चाइना में हाल ही में वहाँ पर पॉपुलेशन का काउंटिंग हुआ है, जिससे ये चीज़ निकल कर आई है कि पिछले कई दशकों में चाइना की पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम पाया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि चाइना ने इससे पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी को भी रखा था, उसके बाद में इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था। 2016 में उन्होंने इसको 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया था, जिसकी वजह से अभी जो चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें भारी कमी देखी गई है, जिसके चलते चाइना ने हाल ही में ये डिसीजन लिया है। अब चाइना देश के अंदर में ये चाइल्ड पॉलिसी कब से चेंज हुई है उसको समझते हैं। हुआ क्या था कि 1979 का दौर चल रहा था
और चाइना की पॉपुलेशन मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लगभग दुनिया के सभी देशों में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन चाइना के अंदर पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से उस देश में फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब होने लगी। तो वहाँ पर क्या किया गया कि अपने देश की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत कर दी, यानी कि उस दौर में सभी लोग एक ही बच्चा पैदा कर सकते थे, बाकी बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। तो 1979 में इस चीज़ को जब एक्सेप्ट किया गया तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जो क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन को तो ठीक कर लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये आने लगी कि जेंडर गैप की एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जेंडर गैप के अलावा उस चाइना देश में बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या में इजाफा होने लगा, यंग पॉपुलेशन चाइना की डाउन होने लगी। तो जिसके डर से क्या किया कि साल 2016 में चाइना ने अपनी इस पॉलिसी को चेंज कर दिया और इसको वन चाइल्ड पॉलिसी से इसको टू चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। कब? सन 2016 में। उसके बाद से भी लगातार इसका एनालिसिस चल रहा था, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे ना मिलने की वजह से अब इस पॉलिसी को चेंज करके 3 बच्चों को पैदा करने की अनुमति चाइना ने प्रदान कर दी है, क्योंकि अगर ये इसी तरीके से चलते रहे तो एक दिन पॉपुलेशन वाइज इंडिया इसको पीछे छोड़ देगा। मतलब यंग पॉपुलेशन इंडिया में चाइना के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इस डर से चाइना ने हाल ही में 3 बच्चे पैदा करने की पॉलिसी मंजूर कर दी है। दोस्तों, अगर आपको चीज़ें मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो इसको लाइक तो करें ही, इसको व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर शेयर भी किया करो। फिर क्वेश्चन बनेगा कि किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित वाला पहला शख्स का मामला सामने आया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में चाइना देश में ऐसा हुआ है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि चाइना में, दोस्तों कभी कभी बहुत हंसी भी आती है इस चीज़ को जानकर कि लगता है कि चाइना देश में बहुत सारे वायरस हैं जो कि समय समय पर आते रहेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बर्ड फ्लू है H10N3, ये बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। तो ये बर्ड फ्लू पक्षियों में होने वाली बीमारी है, और बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जो कि पक्षियों या जानवरों से इंसानों में नहीं ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन ये बर्ड फ्लू का एक ऐसा म्यूटेंट है, एक ऐसा स्ट्रेन है जो कि ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकता है। और हाल ही में ऐसा एक मामला चाइना देश में सामने आया है। लेकिन ये जो स्ट्रेन है बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। इसके अलावा हो सकता है इसका कोई अलग म्यूटेंट जो है वो इंसानों के लिए खतरा साबित हो सकता है, लेकिन चाइना ऐसे बहुत सारे वायरस को रखता है, क्योंकि चाइना में आप जानते हैं कि किसी भी जीव को मारकर खाने की अनुमति है। दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस देश ने विकसित और लॉन्च कर दिया है? वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया। तो हाल ही में पूरे विश्व में पहली बार किसी देश ने, जिसका नाम है भारत, इंडिया ने नैनो लिक्विड यूरिया को डेवलप कर लिया है। और इस यूरिया को इफ़को के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? इफ़को के द्वारा इसको तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें इफ़को ने इसका बैनर भी लगा रखा है। इफ़को की वेबसाइट पर आप जाएंगे, इंट्रोड्यूसिंग इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड, वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये एक यूरिया है और इसका फ़ोटो भी आपको दिख रहा होगा। अब ये होता क्या है कि फसलों के जो पोषक तत्वों की नीड होती है उसको पूरा करने के लिए हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो यूरिया है ये नैनो तकनीकी से, नैनो टेक्नोलॉजी से मिलकर बना होता है, जिससे कि जो नॉर्मल यूरिया हम इस्तेमाल करते थे उससे मात्र 50%, मात्र 50% यूरिया का इस्तेमाल करके ही हम अपनी फसलों को जितने भी पोषक तत्व हैं वो पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर यूरिया की खपत को 50% तक इस टेक्नोलॉजी से ख़त्म किया जा सकता है। अब चूंकि इसको इफ़को ने डेवलप किया है, तो इफ़को का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए दिल्ली में है। चेयरमैन का नाम है BS नकई और MD और CEO का नाम है डॉक्टर US अवस्थी। क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई जाने वाली झींगुर की एक नई प्रजाति जिसका नाम है इंडीमिमस जयंती रखा गया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की एक पहाड़ी है जिसका नाम है कुर्रा गुफाएं, कुर्रा गुफाएं।
उन गुफाओं में झींगुर की एक नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई है और इस झींगुर की नई प्रजाति का नाम रखा गया है इंडीमीमस जयंती। तो ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में ये गुफा है जहाँ पर ये नए प्रकार का झींगुर पाया गया है और इस प्रजाति का नाम जो है इसके खोजकर्ता जिसका नाम है प्रोफेसर जयंत विश्वास, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रिलीज़ करी गई एक पुस्तक जिसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हाल ही में चर्चा में चल रही इस पुस्तक का लेखक का नाम है रवि शास्त्री। आंसर फिर से पुस्तक का नाम देखेंगे स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसको रवि शास्त्री ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ रवि शास्त्री के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। लिखा है इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल कोच ऑन हिज फेवरेट प्लेयर। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं जिसको रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि एक पुस्तक है सावरकर अ कंटेस्टेड लीजेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा वीर सावरकर के ऊपर लिखी गई इस पुस्तक के लेखक का नाम है विक्रम संपत। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विक्रम संपत ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्रम संपत के द्वारा वीर सावरकर की लाइफ पर इस पुस्तक को लिखा गया है। दोस्तों, वर्ष 2021 और 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में CII के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं TV नरेंद्रन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। TV नरेंद्रन इसका राइट आंसर हो जाएगा। TV नरेंद्रन का फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में CII भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? उदय कोटक इससे पहले के अध्यक्ष का नाम था, जिनके स्थान पर अब ये स्थान ग्रहण करेंगे। अब दोस्तों, चूंकि हमने ये अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन किया है तो हम लोग कुछ पुराने भी अपॉइंटमेंट का रिवीजन कर लेते हैं। आप भूल गए होंगे, जैसे कि CBI के डायरेक्टर का नाम है IPS सुबोध कुमार जायसवाल। हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो राजेश बंसल को बनाया गया है। इनका भी फोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नरेंद्र बात्रा। ये पहले से भी अध्यक्ष थे। इनके कार्यकाल को अभी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हाल ही में इंडिया की स्पाई एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? सामंत कुमार गोयल। सॉरी, नए प्रमुख नहीं, पहले से ये प्रमुख थे। इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो सामंत कुमार गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? तो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो प्रमुख हैं उनका नाम है अरविंद कुमार। इनका फोटो भी देख सकते हैं, अरविंद कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा जगजीत पवाड़िया। जगजीत पवाड़िया, यहाँ पर इनका फोटो भी देख सकते हैं, जगजीत पवाड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुजुकी मोटरसाइकिल कंपनी के CEO का क्या नाम है? तो सतोशी उचिदा सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के कंपनी हेड हैं। इनका नाम आपको याद होना चाहिए। बाटा फुटवियर ने बाटा इंडिया के नए CEO कौन बनाए हैं? तो आंसर हो जाएगा गुंजन साहा को बाटा कंपनी का नया CEO बनाया गया है। इनका फोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत के किस राज्य में खिदमत आपकी दहलीज पर कार्यक्रम को आरंभ किया गया है? तो हाल ही में खिदमत आपकी दहलीज पर नाम से ये जो कार्यक्रम है इसको पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि लोगों के घर तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा। तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक बहुत ही रेयर कार्बन न्यूट्रल चढ़ाई में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्बन न्यूट्रल चढ़ाई में हर्षवर्धन जोशी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हर्षवर्धन जोशी जो हैं
हर्षवर्धन जोशी जो हैं ये एक कार्बन न्यूट्रल चढ़ाई करने में सफलतापूर्वक सक्सेसफुल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन जोशी का एक फ़ोटो देख सकते हैं जिन्होंने हाल ही में इस कार्बन न्यूट्रल चढ़ाई को सक्सेसफुली कर दिया है। आगे चलते हैं। एक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी है जिसका नाम है मेडलाइफ। तो मेडलाइफ का अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है? तो हाल ही में फार्मा इजी नाम से एक ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई करने वाली कंपनी थी जिसका अधिग्रहण कर लिया है मेडलाइफ ने। लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि इन दोनों के मर्जर से अब ये फार्मा इजी जो है ये भारत की सबसे बड़ी दवा सप्लाई करने वाली ऑनलाइन कंपनी बन गई है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।